मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें पैदा किया है। बिल्कुल। और आज हम आर्थिक सोच के ऐसे ही एक संभावित बदलाव की तह तक जाने वाले हैं। हाँ। हम दो बहुत ही प्रभावशाली आर्थिक ढांचों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। एक जो दशकों तक छाई रही वॉशिंगटन सहमति, और दूसरी जो हाल ही में उभर रही है लंदन सहमति। जी। हमारी ये पड़ताल उन विश्लेषणों पर आधारित है जो इन दो आर्थिक विचारधाराओं की तुलना करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। हम समझेंगे कि ये सहमतियां कैसे बनी। वॉशिंगटन सहमति की शुरुआत जॉन विलियमसन के 1990 के पेपर से हुई। जी हाँ। जबकि लंदन सहमति की जड़ें वो 2023 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई एक अहम बैठक में है। सही कहा। आज की इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि ये दोनों सहमतियां आखिर हैं क्या, इनमें बुनियादी फर्क क्या है, और आज के इस तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल में इनकी क्या प्रासंगिकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये विषय न सिर्फ मेंस के जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, बल्कि प्रीलिम्स और दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस नाम से जो लंबे समय तक मतलब आर्थिक सुधारों का पर्याय बना रहा, वॉशिंगटन सहमति। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं अप्रैल 1990 में। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन विलियमसन। हाँ। उन्होंने एक पेपर लिखा था, व्हाट वॉशिंगटन मीन्स बाय पॉलिसी रिफॉर्म। ये वो दौर था जब दुनिया बदल रही थी, सोवियत संघ बिखर रहा था। तो विलियमसन ने देखा कि जो लातिन अमेरिकी देश थे, उनके लिए जो पॉलिसी एडवाइस आ रही थी वॉशिंगटन बेस्ड संस्थाओं से, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। हाँ बिल्कुल, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनमें कुछ कॉमन पैटर्न थे, कुछ समानताएं थीं। तो उन्होंने उन्हीं नीतियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का विचार नहीं था, बल्कि उस समय की जो बड़ी वैश्विक वित्तीय संस्थाएं थीं, उनकी सोच का एक तरह से प्रतिबिंब था। बिल्कुल, इसीलिए इसे वॉशिंगटन सहमति कहा गया। विलियमसन ने दरअसल 10 नीतिगत नुस्खों की एक सूची बनाई थी। 10 नुस्खे? हाँ, जिन्हें अक्सर मजाक में या कभी गंभीरता से 10 आदेश या 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा। और ये माना गया कि अगर विकासशील देश इन पर अमल करें तो वो सतत आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। 10 आदेश सुनने में तो काफी भारी लगता है। क्या थी ये मुख्य नुस्खे, जरा बताएंगे? देखिए, पहला और सबसे बुनियादी था राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन। ओके। मतलब ये कि सरकारें अपनी चादर देखकर पैर पसारें, बेतहाशा उधार ना लें। ठीक है। इसके लिए या तो सरकारी खर्च कम करें या फिर टैक्स से आमदनी बढ़ाएं। दूसरा, सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकताओं में बदलाव। मतलब पैसा ऐसी जगह खर्च हो जहां से ज्यादा फायदा मिले, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, न कि अंधाधुंध सब्सिडी या घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर। तो मतलब सरकारें अपना खर्चा कम करें और टैक्स बढ़ाएं और पैसे को सही जगह लगाएं। ये तो काफी सीधी बात लगती है, पर क्या ये इतना आसान था? कहने में आसान है, हाँ, करने में मुश्किल तो था ही, क्योंकि खर्च घटाने या सब्सिडी कम करने के अपने राजनीतिक परिणाम होते हैं। सही बात है। खैर, तीसरा नुस्खा था कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म? हाँ, यानी टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, ज्यादा लोग टैक्स दें, टैक्स की दरें बहुत ऊंची ना हो और बेवजह की टैक्स छूट खत्म की जाए। चौथा, ब्याज दरों का उदारीकरण, मतलब इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। ब्याज दरें सरकार तय ना करे? हाँ बिल्कुल, बाजार की मांग और आपूर्ति के हिसाब से तय हो। और ये बाजार आधारित दरें क्यों जरूरी मानी गई? इसका क्या फायदा था? माना यह गया कि इससे संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा, पैसा वहीं लगेगा जहां उसकी सबसे ज्यादा उत्पादक जरूरत होगी। अच्छा। पांचवा था प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें, कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स, यानी देश की मुद्रा का मूल्य ऐसा हो जो उसके निर्यात को बढ़ावा दे, ना कि आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा हो। ठीक है। छठा, व्यापार उदारीकरण यानी ट्रेड लिबरलाइजेशन। मतलब आयात पर लगे प्रतिबंध जैसे कोटा वगैरह हटाए जाएं और कस्टम ड्यूटी यानी टैरिफ कम की जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। ये तो वैश्वीकरण की दिशा में बड़े कदम थे। और क्या था इस सूची में? सातवां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रति खुलापन। विदेशी कंपनियों को देश में आकर निवेश करने और व्यापार करने में आसानी हो। ओके।
8वां, सरकारी उद्यमों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकारी कंपनियां बेच देना। हाँ, उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाए, ये मानते हुए कि निजी क्षेत्र ज्यादा कुशलता से काम करता है। 9वां, विनियमन हटाना यानी डीरेगुलेशन। ऐसे नियम कानून खत्म करना जो कारोबार शुरू करने या चलाने में बाधा डालते हों, ताकि कंपटीशन बढ़े। अच्छा। और 10वां, जो बहुत जरूरी था, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, यानी लोगों को भरोसा हो कि उनकी जमीन, जायदाद या जो भी संपत्ति है वो कानूनी रूप से सुरक्षित है। तो ये 10 नुस्खे एक तरह का रेडीमेड समाधान बन गए कई देशों के लिए, खासकर 1990s के दशक में। हाँ, बिल्कुल। सोवियत संघ के पतन के बाद जब पूर्वी यूरोप के देश और दूसरे विकासशील देश बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये नुस्खे बहुत प्रभावशाली साबित हुए। अच्छा। IMF और विश्व बैंक से कर्ज लेने की शर्तों में भी अक्सर इन्हें शामिल किया जाता था। इसने वाकई में दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब 2 दशकों तक, जिसे हम अति वैश्वीकरण या हाइपोग्लोबलाइजेशन कहते हैं, हाइपर ग्लोबलाइजेशन, हाँ, उस दौर में धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई। अति वैश्वीकरण, इसका मतलब है कि दुनिया बहुत तेजी से एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़ गई। हाँ, व्यापार, निवेश, फाइनेंस, इन सब का फ्लो देशों के बीच बहुत तेजी से बढ़ा। चीजें सस्ती हुई, नई तकनीकें फैलीं, शुरुआत में से बहुत सकारात्मक माना गया। लेकिन फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आने लगा। दूसरा पहलू मतलब इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए। बिल्कुल। समय के साथ ये देखा गया कि इस वैश्वीकरण का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। चीन, वियतनाम, मेक्सिको और भारत जैसे कई विकासशील और उभरते देशों ने इसका खूब फायदा उठाया। हाँ, ये तो है। वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन गए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं यानी वो नेटवर्क जहां किसी चीज के बनने के अलग-अलग चरण अलग-अलग देशों में होते हैं, जैसे फोन का चीन या वियतनाम में हुई हो। इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्सपोर्ट में महारत हासिल कर ली। लेकिन इसका दूसरा असर क्या हुआ? दूसरा असर ये हुआ कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में कई पारंपरिक उद्योग बंद हो गए, नौकरियां चली गईं। वहां के मजदूरों को लगा कि वैश्वीकरण उनके लिए नुकसानदायक रहा है। अच्छा, तो जिसे हम ग्लोबलाइजेशन का फायदा कहते थे, उसका एक दूसरा पहलू भी था जिसने पश्चिम में ही सवाल खड़े कर दिए। वॉशिंगटन सहमति पर संदेह होने लगा। हाँ, बिल्कुल। जो नुस्खा सबके लिए फायदेमंद माना जा रहा था, उसके अपने ही घर में मतलब पश्चिम में गंभीर सवाल उठने लगे। इसके अलावा 2008 का वो वैश्विक वित्तीय संकट आया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। उसने मुक्त बाजार और कम रेगुलेशन वाली सोच पर और गहरे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। फिर जलवायु परिवर्तन की चुनौती सामने आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें आईं जो रोजगार के पैटर्न को बदल रही हैं। बिल्कुल। और कई देशों में लोक लुभावन और सत्तावादी राजनीति का उभार हुआ, यहाँ तक कि पश्चिम में भी उदार लोकतंत्र के प्रति समर्थन कम होता दिखा। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन नई चुनौतियों का जवाब शायद वॉशिंगटन सहमति के पुराने नुस्खों में नहीं था। निश्चित रूप से नहीं था। ये साफ हो गया था कि दुनिया बदल चुकी है और आर्थिक नीति के लिए एक नई सोच, एक नई आम सहमति की जरूरत है। और इसी माहौल में जब पुराने जवाब नाकाफी लगने लगे, तो लंदन में कुछ नया सोचने की कोशिश हुई। एकदम सही। मई 2013 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE में दुनिया भर के 55 जाने माने अर्थशास्त्री और समाज विज्ञानी इकट्ठा हुए। 55 लोग? हाँ, इनमें टिम बेस्ली, आंद्रेस फ्लास्को, डैनी रॉड्रिक, लैंड प्रिचेट जैसे बड़े नाम शामिल थे। उनका मकसद था 21वीं सदी के लिए एक नई आर्थिक सहमति का खाका तैयार करना। अच्छा। इसी प्रोजेक्ट को बैठक की जगह के नाम पर लंदन सहमति कहा जाने लगा और इसके शुरुआती निष्कर्ष हाल ही में सामने आए हैं। तो ये लंदन सहमति वॉशिंगटन सहमति से कैसे अलग है? क्या इसमें भी कुछ आदेश हैं? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लंदन सहमति कोई सख्त नुस्खे या आदेश नहीं देती। अच्छा। इसका रवैया ज्यादा विनम्र और प्रयोगात्मक है। ये मानती है कि हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये आदेशों के बजाय 5 मूल सिद्धांत यानी को प्रिंसिपल्स पेश करती है, जो नीति बनाते समय एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। 5 मूल सिद्धांत? ये क्या है, जरा इनके बारे में बताइए। पहला सिद्धांत है कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन वेलबींग। वेलबींग, हाँ। ये कहता है कि आर्थिक प्रगति का मतलब सिर्फ GDP या पैसों की कमाई बढ़ाना नहीं है। हमें लोगों के आत्म मूल्य
यानी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, समाज में उनकी स्थिति, सोशल स्टैंडिंग, आपसी एकजुटता, सॉलिडेरिटी जैसी गैर भौतिक चीजों पर भी ध्यान देना होगा। ये तो अलग सोच है। सरकारें बाजारों को ठीक से काम करने दें, लेकिन अगर बाजार व्यवस्था में मुकाबला कम हो रहा है, कुछ बड़ी कंपनियां नाजायज मुनाफा कमा रही हैं और टैक्स नहीं दे रही, जिससे लोगों का भरोसा टूटता है, तो सरकार को सीधे दखल देने से हिचकना नहीं चाहिए। ये वेलबींग वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इससे नापेंगे कैसे? आजकल वो भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात होती है। क्या ये कुछ वैसा ही है? और क्या सरकारें सच में जीडीपी के मुंह से आगे सोच पाएंगी? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, इसे मापना वाकई चुनौतीपूर्ण है। और हाँ, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा विचार इसी दिशा में एक कोशिश है, लेकिन लंदन सहमति का जोर सिर्फ मापने पर नहीं, बल्कि सोच बदलने पर है। अच्छा, ये कह रही हैं कि नीतियां बनाते वक्त सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के बजाय समाज पर पड़ने वाले व्यापक असर को भी ध्यान में रखा जाए। जहां तक सरकारों का सवाल है, ये एक धीमी प्रक्रिया होगी, लेकिन शायद जन दबाव और बदलती वैश्विक सोच उन्हें इस दिशा में बढ़ाए। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है विकास को महत्वपूर्ण बनाना, मेक ग्रोथ मैटर। ओके। ये मानता है कि आर्थिक विकास जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ विकास दर का आंकड़ा काफी नहीं है। तो फिर जोर इस बात पर होना चाहिए कि विकास कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या इससे अच्छी नौकरियां पैदा हो रही हैं? क्या इसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है, या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है? तो ये वॉशिंगटन वाली ग्रोथ किसी भी कीमत पर वाली सोच से अलग है। यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि फायदा किसे मिल रहा है। ये ज्यादा समावेशी विकास की बात लगती है। बिल्कुल, ये ज्यादा समावेशी और टिकाऊ विकास की बात है। तीसरा सिद्धांत है लचीलापन बनाना, बिल्ड रेजिलियंस। हाँ, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था और समाज को झटके झेलने के काबिल बनाना। ये झटके कुछ भी हो सकते हैं, कोविड-19 जैसी महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जियोपॉलिटिकल संकट, या अचानक लगाए गए टैरिफ्स। सरकार को सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता जैसे महंगाई काबू में रखना, इस पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर भी लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा मतलब जैसे बेरोजगारी भत्ता या स्वास्थ्य बीमा, इस तरह की चीजें? हाँ, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, मतलब सोशल सेफ्टी नेट। जैसे वॉशिंगटन सहमति के दौर में हमने देखा, जब पश्चिम में नौकरियां गईं तो लोगों के पास कोई सहारा नहीं था। सही बात है। लंदन सहमति कहती है कि सरकार को एक अंतिम उपाय के बीमाकर्ता यानी इंश्योरर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि जब लोग अचानक बेरोजगार होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो न सिर्फ उनकी बचत खत्म होती है, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। ये बात तो कोविड के समय हमने और साफ तौर पर महसूस की। अगला सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, राजनीति को प्राथमिकता देना, पुट पॉलिटिक्स फर्स्ट। राजनीति को अर्थशास्त्र में? हाँ, वॉशिंगटन सहमति के समर्थक अक्सर मानते थे कि राजनेता जिन्हें चुनाव जीतने की फिक्र होती है, वे अच्छी आर्थिक नीतियों के रास्ते में रोड़ा बनते हैं। ये सुना है। लंदन सहमति के लेखक इससे अलग सोचते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब अर्थशास्त्र को राजनीति से अलग नहीं देख सकते, बल्कि राजनीति को सुधारना जरूरी है। उनका तर्क है कि आज के दौर में जब समाज वैश्वीकरण के नतीजों, तकनीकी बदलावों, जलवायु परिवर्तन और लोक लुभावनवाद जैसी चीजों से जूझ रहा है, तो राजनीति खुद आर्थिक अस्थिरता का एक बड़ा स्रोत बन सकती है। हाँ, ये तो दिख रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे राजनीतिक फैसले अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रहे हैं। इसलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था को ठीक करके ये उम्मीद करना कि राजनीति अपने आप सुधर जाएगी शायद काफी नहीं है। तो हमें राजनीति को सुधारने, उसे ज्यादा जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर ध्यान देना होगा, ताकि वो आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं बल्कि सहायक बने। ये तो बिल्कुल नई सोच है, अर्थशास्त्र के पारंपरिक दायरे से बाहर जाकर। हाँ, और पांचवा सिद्धांत है। हाँ, राज्य क्षमता में निवेश करना, इन्वेस्ट इन स्टेट कैपेसिटी। हाँ, इसका मतलब है सरकार की बुनियादी काम करने की क्षमता को मजबूत बनाना। सोचिए, एक अच्छी बाजार अर्थव्यवस्था हवा में नहीं चल सकती, उसे एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। जैसे तैयार करते हैं जिसमें लोग और कंपनियां भरोसे के साथ निवेश कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, व्यापार कर सकें। राज्य क्षमता, इसे थोड़ा और समझाएंगी? क्या ये सिर्फ पुलिस और सेना की बात है या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।
इसे आप एक मकान की तरह समझ सकती हैं। पुलिस और सेना शायद बाहरी दीवारें और सुरक्षा गार्ड हों, लेकिन राज्य क्षमता में मकान की नींव, उसकी वायरिंग, प्लम्बिंग, यानी वो सारी बुनियादी व्यवस्थाएं शामिल हैं जो घर को रहने लायक और सुरक्षित बनाती हैं। इसमें टैक्स वसूलने की क्षमता, अच्छी सड़कें और स्कूल बनाने की क्षमता, पर्यावरण नियमों को लागू करने की क्षमता, ये सब आता है। अच्छा, मतलब सरकार का बेसिक काम करने की क्षमता। बिल्कुल। अगर सरकार ये बुनियादी काम ठीक से नहीं कर सकती तो निजी निवेश और आर्थिक विकास मुश्किल हो जाता है। ये निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए जरूरी है। समझ गया। तो वॉशिंगटन सहमति जहां राज्य की भूमिका कम करने पर जोर देती थी, जैसे निजीकरण, डीरेगुलेशन, हाँ, वहीं लंदन सहमति एक प्रभावी और सक्षम राज्य की जरूरत को मान रही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। लंदन सहमति राज्य को समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा मानती है, बशर्ते वो अपनी क्षमता बढ़ाए और सही तरीके से काम करे। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो एक तरफ वॉशिंगटन सहमति है जैसे डॉक्टर की लिखी पक्की पर्ची, सबके लिए एक ही इलाज, 10 सख्त नियम। दूसरी तरफ लंदन सहमति है एक हेल्थ गाइडलाइन या सलाहकार जैसी जो कुछ बुनियादी सिद्धांत बताती है, लेकिन हर मरीज यानी देश को अपनी बीमारी और हालात देखकर अपना इलाज खुद तय करना होगा। ये तुलना काफी हद तक सही है। वॉशिंगटन ज्यादा निर्देशात्मक मतलब प्रिस्क्रिप्टिव था, लंदन ज्यादा मार्गदर्शक यानी गाइडिंग है। लेकिन क्या इस लचीलेपन में ही इसकी कमजोरी भी छिपी है? बिल्कुल, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? समावेशी विकास, लचीलापन, सक्षम राज्य, ये आज की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक भी लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वॉशिंगटन सहमति की तरह ठोस, नापने योग्य और तुरंत लागू किए जा सकने वाले दिशा निर्देश नहीं देती। मतलब नीति बनाने वालों के लिए शायद ये उतना आसान ना हो कि इन सिद्धांतों को वास्तविक पॉलिसी में कैसे बदलें, उन्हें कैसे लागू करें। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। लंदन सहमति के लेखक खुद कहते हैं कि एक आकार सभी के लिए फिट नहीं होता और हर देश को अपनी राह खुद बनानी होगी। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धांत बता देना काफी है? क्या इससे देशों को वो स्पष्टता और दिशा मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है? और क्या इसे IMF या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का वैसा समर्थन मिल पाएगा जैसा वॉशिंगटन सहमति को मिला था? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, ये सब अभी देखना बाकी है। ये ज्यादा जटिल और धीमी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा बदलाव क्या दिखाता है, किस तरफ इशारा है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि आर्थिक सोच का दायरा बड़ा हो रहा है। हम सिर्फ बाजार, कुशलता और GDP वृद्धि के संकरे नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। अब बहस में सामाजिक न्याय, पर्यावरण, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता और राजनीति की भूमिका जैसे मुद्दे भी शामिल हो रहे हैं। ये एक तरह से अर्थशास्त्र के मानवीकरण की कोशिश है। मानवीकरण? हाँ, जो शायद ज्यादा टिकाऊ और न्यायसंगत विकास की ओर ले जा सके। लेकिन रास्ता भी साफ नहीं है, ये भी सच है। अब आते हैं इस चर्चा की प्रासंगिकता पर, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या समसामयिक मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा बहुत अहम है ना? निश्चित रूप से। UPSC मेंस की GS पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाना, विकास, रोजगार, वैश्वीकरण जैसे विषय हैं। हाँ, बिल्कुल। वॉशिंगटन और लंदन सहमति को समझना इन सभी मुद्दों पर आपकी समझ को गहरा करेगा। आप भारत में 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कर पाएंगे, वैश्वीकरण के पक्ष विपक्ष में तर्क दे पाएंगे, राज्य बनाम बाजार की बहस को समझ पाएंगे। प्रीलिम्स में भी आर्थिक अवधारणाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े सवाल आते हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये दैनिक UPSC मेंस करंट अफेयर्स चर्चा के लिए एक जरूरी विषय है। और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में इस पर जो विश्लेषण छपते हैं उन्हें समझने में ये चर्चा मदद करेगी। और आम श्रोताओं के लिए इसका क्या महत्व है जो शायद परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे? देखिए, हम सब वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। दुनिया भर में जो नीतियां बन रही हैं उनका असर हमारी नौकरियों, हमारी महंगाई, हमारे निवेश पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि कुछ देश संरक्षणवादी हो रहे हैं, अपने उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे औद्योगिक नीति कहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ, कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लंदन सहमति हमें इन बदलावों के पीछे की सोच को समझने में मदद करती है। अच्छा। ये बताती है कि क्यों पुरानी सब कुछ बाजार पर छोड़ दो वाली सोच बदल रही है।
ये हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की बदलती तस्वीर को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि वैश्विक आर्थिक नीति का परिदृश्य एक बड़े मोड़ पर है। हाँ, हम वॉशिंगटन सहमति के सख्त नुस्खे आधारित दौर से आगे बढ़कर एक ज्यादा सूक्ष्म, सिद्धांत आधारित और शायद ज्यादा मानवीय लंदन सहमति की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। बिल्कुल ये बदलाव हमारी नई चुनौतियों और बदलती प्राथमिकताओं का आईना है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हालांकि लंदन सहमति ज्यादा मानवीय और आज के जमाने के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक लगती है, पर क्या इसका एक आकार सभी के लिए फिट नहीं होता वाला नजरिया वाकई दुनिया की जटिल आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक मार्गदर्शन दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ नेक इरादों का एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा जिसे जमीन पर उतारना मुश्किल होगा? इस पर विचार करना जरूरी है। आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या लंदन सहमति व्यावहारिक रूप से वॉशिंगटन सहमति की जगह ले पाएगी, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में? अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विश्लेषण जैसे स्रोतों पर आधारित इस तरह की और गहन चर्चाओं के लिए, जो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।